Hello everyone, Jai Hind. Welcome to SSB Crack Exams. Today we will going to talk about top 30 MCQs from the topic human body. Okay, तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू विल गोइंग टू गेट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक आइदर द डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं. ओके, सो यस, वी विल गोइंग टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. Okay, so here comes the first question. Which of the following statements is false with reference to the digestive system processes in human beings? Okay, आपको बताना है कि ये जो question है जो कि digestive system से है. Okay, this question is from digestive system. Okay. तो ये क्वेश्चन में आपको फॉल्स या रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि विथ रेफरेंस टू डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. ओके, सो लेट मी रीड द ऑप्शंस फॉर यू. डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ. इजेशन इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी और नन ऑफ द अबव. यस, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, जो फॉल्स है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर, बिकॉज देखिए इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, नॉट द डाइजेस्टेड वन. ओके, डाइजेशन वी नो कि यस इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म. जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज करेक्ट. इंजेशन इज व्हेन यू टेक द फूड ओके इन थ्रू द माउथ, दैट प्रोसेस इज इंजेशन, सो ये भी सही है. इजेशन, इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, नॉट द डाइजेस्टेड वन, सो द सी विल बी द आंसर. Like this is the wrong statement and that will going to make it as our answer. Okay, moving ahead to next question. After digestion, protein is converted to glucose, sucrose, फैट और अमीनो एसिड. ओके, अब देखिए डाइजेशन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है. तो डाइजेशन मतलब क्या? वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, तो प्रोटीन अपने कौन से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो व्हाट शुड बी द आंसर? Yes, so the correct answer is D, amino acids. Okay, so proteins they get converted into their simpler form और उसी simpler form को हम यहाँ पे amino acid कहते हैं. ठीक है, right? So जैसे कार्बोहाइड्रेट भी अपने simpler forms में convert होते हैं, then fats are also being converted into their simpler form. Similarly, proteins are also converted to the simpler form, that is amino acids. Okay, next question. Which juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fat? Okay, alimentary canal, you know, from the mouth till the anus, okay, that whole passage, it is known as the alimentary canal. ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जूस है that will going to help in the digestion of fat, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो देखिए जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम ये पढ़ते हैं कि हाँ, डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द द सब्सटेंसेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू द सिंपलर फॉर्म. ओके, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट बहुत सारे जूसेस हैं जो हेल्प करते हैं इस डाइजेशन के प्रोसेस में. बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है फैट के डाइजेशन में कौन सा जूस इन्वॉल्व होगा, whether it is pancreatic juice or saliva, hydrochloric acid or mucus, bile juice or pancreatic juice, saliva or hydrochloric acid. So yes, fat के digestion में which will going to help. So let's see the correct answer. It is C, bile juice and pancreatic juice. ठीक है, देखिए बाइल जूस जो होता है दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस दिस बाइल सॉल्ट्स. ओके, और बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन. ठीक है, इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिग फैट ग्लोब्यूल, ठीक है, यहाँ पे एक लार्ज फैट
ड्रॉपलेट है वो कन्वर्ट हो रहा है अपने सिंपलर फॉर्म्स में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अ लार्ज फैट ड्रॉपलेट, ओके। अब ये कई सारे स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ओके। सो बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस में भी आपको पता है कि इट हैज लाइपेज, ओके, इट हैज ट्रिप्सिन, इट हैज अमाइलेज, राइट। तो ये जो लाइपेज होता है ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ओके। So the correct answer will be C, bile juice and pancreatic juice. Moving ahead to next one. Okay, what happens when we exhale during normal breathing? Okay, so when we exhale during normal breathing, क्या होता है? A residual amount of air remains in the lungs, diaphragm is flattened, lungs are contracted, none of the above. Yes. Normal breathing, like when we are just sitting at rest, we are not doing any stressful activity, ठीक है, like either we are not running, we are not doing any of these stressful activity, तो उसको अगर ऐसी कोई condition नहीं है, we are just sitting normally, okay, at rest, so that is the normal breathing, okay. तो normal breathing में what will going to happen when we exhale, like when we give air out. Okay, so options are: a residual amount of air remains in the lungs, the diaphragm is flattened, the lungs are contracted, or none of the above. Yes, तो इसका क्या सही आंसर होगा? Okay, तो let me tell you, देखिए अगर आप normally भी breathing कर रहे हैं, okay, you are breathing normally, okay, at rest, तो क्या होता है कि अगर आप अपने पूरे फोर्स से एक्सहेल करें, ठीक है, एयर को बाहर करें, देन टू कुछ अमाउंट एयर लंग्स में रह जाता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स वी कॉल इट एज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सो दैट जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना करें, ओके, राइट। अगर सारी व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, अगर सारी एयर बाहर हो जाएगी लंग से, सो द लंग्स विल कोलैप्स, ठीक है, लंग्स कोलैप्स ना करे, इसीलिए थोड़ी अमाउंट एयर की लंग्स में रह जाती है इवन आफ्टर वी एक्सहेल, okay. So yes, this is the correct answer, A, okay. Diaphragm is flattened, lungs are contracted, none of the above, so we are going to go with A, because yes, अगर हम normally भी exhale कर रहे हैं तो कुछ amount of air it still remains in the lungs in order to prevent the lungs from being collapsed, okay. अब देखिए इसमें कुछ lungs volume है, ठीक है, जिसका आपको एक idea होना चाहिए, right, so that if you get such questions you can easily answer, okay. देखिए vital capacity it is maximum volume which can be ventilated in a single breath. vital capacity actually उसका जो formula है वो है IRV, TV and ERV. अब what is IRV, what is TV, what is ERV? inspiratory reserve volume, ठीक है। तो अगर आप रेस्टफुल सिचुएशन में, ओके, लाइक इफ वी आर जस्ट सिटिंग नॉर्मली, ठीक है, उसमें अगर आप जो भी इंस्पायर कर रहे हैं, ओके, वॉट एवर अमाउंट ऑफ एयर यू आर टेकिंग इन, ओके, उसके अलावा भी अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ एयर और अंदर ले पाएं, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। देखिए वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड, ओके, द वॉल्यूम दैट यू कैन टेक इन, ओके, बियॉन्ड अ रेस्टफुल इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जैसे हम रेस्ट पे वी आर ब्रीदिंग नॉर्मली, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, ओके। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिंपल है, जो रेस्टफुल एक्सलेशन होता है या एक्सपिरेशन होता है, ओके, उसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ एक्सपायर करें या you are taking that air out of the lungs, so that is known as expiratory reserve volume, okay. उसके बाद देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम अगर आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन करें, मीन्स इफ यू आर टेकिंग ऑल द एयर, लाइक इफ यू आर एक्सहेलिंग टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप पूरे एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, यू आर टेकिंग दैट आउट, देन टू जो भी वॉल्यूम एयर का लंग्स में रह जाता है, दैट वी कॉल इट एज द रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। सो यस, बस आपको ये याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम इज अ नॉर्मल, लाइक व्हेन वी आर जस्ट एट रेस्ट, ठीक है,
और इंस्पायरेटरी एक्सपिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम्स होते हैं, ये जो रेस्टफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के बियॉन्ड अगर आप और इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, ओके, इफ़ यू आर इनहेलिंग मोर, okay, so that is inspiratory reserve volume. If you are exhaling more, so that is expiratory reserve volume. ठीक है, so you should have the idea, okay, like if it is being asked, you should be knowing what are these terms, right? Okay, now next question, it is from the excretory system. Okay, so if a person's kidney stops working, they cannot survive unless their blood is filtered by artificial kidney. This process is called, okay. अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको पता है कि यूरिन फॉर्मेशन में किडनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके. सो व्हाट हैपन्स इज, अगर किडनी किसी की प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, इट स्टॉप्स फंक्शनिंग और वर्किंग. So what happens is, जो काम किडनी का है to filter the blood, to eliminate the toxins, ठीक है, तो ये काम अब करेगा एक आर्टिफिशियल किडनी. सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, ओके. सो ट्रांसपिरेशन, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन और डायलिसिस, ओके. सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, डायलिसिस. डायलिसिस आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस process that is shown in the picture, that is dialysis, okay. अब यहाँ पे क्या होता है, जो किडनी जिन पेशेंट की प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, so they are put on this dialysis, okay. इसका मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है. इट विल गोइंग टू फिल्टर द ब्लड, बट अनलाइक किडनी, जैसे आपने पढ़ा है कि किडनी का जो मैकेनिज्म होता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, ओके. बट आर्टिफिशियल किडनी के साथ क्या है कि यहाँ पे जो भी जो पे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ओके, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है, सो मेनी यूजफुल सब्सटेंस, ओके, दैट वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज. तो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है, ओके. सो यस, द यूजफुल सब्सटेंसेस दे आर ऑल्सो एलिमिनेटेड, राइट. तो ये प्रोसेस डायलिसिस है एंड इट विल गोइंग टू फिल्टर द ब्लड, ओके. Okay, now next question, it is also from excretory system. The reason why the right kidney is slightly lower than the left is, okay. तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या रीजन है कि जो राइट किडनी है दैट इज प्लेस्ड लोअर दैन द लेफ्ट. देयर इज रीजन फॉर एवरीथिंग, राइट. इसका क्या रीजन है? द लेफ्ट किडनी इज बिगर दैन राइट, कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट, considerable space occupied by liver on the right side, the right kidney is bigger than the left. Yes, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड, ओके. सो राइट साइड, एट द राइट साइड वी हैव लिवर, ओके. तो दिस इज द रीजन दैट देयर इज लाइक द राइट किडनी आप देख रहे हैं ये लोअर है, यहाँ पिक्चर में डायग्राम में आपको दिख रहा है लेफ्ट किडनी इट इज हायर एंड दिस राइट किडनी स्लाइटली लोअर एंड दिस इज द रीजन फॉर इट, ठीक है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ अ ह्यूमन किडनी? ओके, 40 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 10 ग्राम. सो द करेक्ट आंसर इज 120 ग्राम, ओके. तो आप देख सकते हैं कि जो किडनी है इट इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक. जो वेट होता है किडनी का मेल्स में इट इज 150 ग्राम एंड इन फीमेल्स इट इज 135 ग्राम, ठीक है. सो यस, द मोस्ट नियरेस्ट आंसर वील गोइंग टू गो विथ, ओके, तो इट इज 120 ग्राम, ओके. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, again from the excretory system, which part of nephron is responsible for making the urine concentrated? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये है नेफ्रॉन के जो उसका मैकेनिज्म होता है, जो उसकी फंक्शनिंग होती है उस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो आपको जो नेफ्रॉन में डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, देन रीअब्जॉर्प्शन है, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ओके.
तो आपको हर एक पार्ट, जो नेफ्रॉन का हर एक पार्ट है, आपको सबका आइडिया होना चाहिए कि सबका क्या क्या फंक्शन है, देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कि यूरिन को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट का क्या मतलब हुआ, देखिए डाइल्यूट मतलब इट विल गोइंग टू हैव मोर वाटर, ओके। कंसंट्रेटेड मीन्स लाइक more and more water will be absorbed from there, so it just left concentrated, ठीक है, उससे maximum amount of water absorb हो गया and now the urine is concentrated, okay. So the descending limb of loop of Henle, collecting duct, the ascending limb of loop of Henle, both 1 and 2, yes, which is responsible for making the urine concentrated. तो इसका करेक्ट आंसर देखिए डी है, 1 and 2 मीन्स द डिसेंडिंग लिम्ब। देखिए ये होता है डिसेंडिंग लिम्ब बिकॉज इट इज गोइंग डाउन एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, इट इज गोइंग अप, ठीक है। तो दिस इज द लूप ऑफ हेनले, यू नो, ओके। ये ग्लोमेरुलस है, देन इट हैज दिस बोमन्स कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके, एंड फाइनली यू नो द कलेक्टिंग डक्ट हियर, ओके, राइट। ये आप देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, सो कलेक्टिंग डक्ट एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ओके, सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेटेड, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, ओके, सो लाइक 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी वी हैव, ठीक है, 1.5 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, सो you know in both the kidneys we have approximately 3 million nephrons, okay, and they will going to help in the you know मेकिंग द यूरिन मोर कंसनट्रेटेड। यूरिन को ज़्यादा कंसनट्रेट करने का काम किसका होता है, दैट इज़ फॉर द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन व्हाट हैपन्स इज द कंसनट्रेटेड यूरिन इट इज़ बीइंग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दिस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, राइट। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kidneys are vital organs of the body because they help in regulation of body fluids, regulation of acid-base balance, removal of metabolic wastes, all of the above, ठीक है। देखिए किडनी का यहाँ पे आपसे important function पूछा है because yes, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ओके, लंग्स है, they are the vital organs, okay, right। तो yes, what are their function, what the kidney will going to help in? सो करेक्ट आंसर इसका डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ओके। तो बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करना, एसिड बेस को भी बैलेंस करना और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, ये होता है किडनी का फंक्शन, ठीक है, राइट। सो यू कैन सी कि यू नो द क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस क्लास, ओके, ये डेफिनेटली आपको आ रहा होगा, बट द थिंग इज यू नो कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें आपसे उसका फंक्शन अगर सिर्फ पूछा जाता कि यू नो कौन सा इसमें से किडनी का फंक्शन है, तो आप एक यू नो लाइक यू कैन मार्क एनी वन, ओके, विच एवर यू फील इज द करेक्ट वन, ओके। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डायरेक्ट है, ओके, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस ऑलरेडी मेंशन है एंड देन यू नीड टू नो ऑल द फंक्शंस ऑफ किडनीज, ठीक है। किडनी के आपको सारे फंक्शन पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोकर्स हैव शॉर्टर ब्रेथ ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एम्फाइसेमा, हाइपरटेंशन एंड कफ, ओके। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, देखिए स्मोकर्स में जो शॉर्टर ब्रेथ होती है ये एम्फाइसेमा कंडीशन होती है, ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये नॉर्मल एल्वुलाई की कंडीशन कुछ ऐसी होती है और एल्वुलाई जिसमें यू नो एम्फाइसेमा हुआ है वो डैमेज रहेगा, ओके, डैमेज्ड एल्वुलाई। सो एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो एल्वुलर वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं, ओके, और ये डैमेज हो गई, जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो कम हो गया, ओके, एंड वन ऑफ द रीजन इज सिगरेट स्मोकिंग। सो यहाँ पे क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो रिड्यूस हो गया, इसलिए यू नो द पर्सन विल गोइंग टू एक्सपीरियंस द शॉर्टर ब्रेथ्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। Then respiratory process is regulated by certain specialized centers in the brain. One of the following centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation.
ओके, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, दो इट इज़ फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, ओके, और ब्रेन नर्वस सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों ही सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे देखिए बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि आप इजीली कर सकते हैं, जो कि ऑर्गन्स के ऊपर हैं, उनके फंक्शन के ऊपर हैं, ठीक है, बट लेट मी टेल यू कि जो भी डिसऑर्डर्स हैं डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट सिस्टम्स के, ओके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स आपको पता चलेंगे, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और एनी अदर डिसऑर्डर्स, देन रेस्पायरेटरी सिस्टम में एम्फाइसेमा है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ओके, सो दीज आर द डिसऑर्डर्स। सिमिलरली जब आप हर एक सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो आपको सब ऑर्गन्स, उनके फंक्शन, ओके, मैकेनिज्म्स जो इन्वॉल्व हैं, और आपको ये डिसऑर्डर्स या डिजीजेस भी पता होना चाहिए, ओके, व्हेन कभी अगर कोई सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं किया तो हमें क्या क्या डिसऑर्डर्स डिजीजेस हो सकते हैं, तो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए जो इजी क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम में, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, तो जो इजी हैं, मॉडरेट हैं, वो तो आप आसानी से कर सकते हैं, ओके, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो जैसे दो सिस्टम्स को मिला के पूछ लिया, द एग्जाम्पल इज लाइक दिस, ओके, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके, और आपसे डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। जब आप ह्यूमन बॉडी पढ़ें तो हर एक सिस्टम में आप ऐसे 4 कॉलम्स बनाइए और उस तरीके से पढ़िए कि हर एक सिस्टम में आप ऑर्गन्स पढ़िए, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ओके, देन ऑर्गन्स के फंक्शन क्या हैं वो आप डायग्राम से समझ सकते हैं, डायग्राम से अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक सिस्टम का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसको आपको समझना है, एंड द फोर्थ थिंग इज डिसऑर्डर, ठीक है। अगर आप हर एक सिस्टम को इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन ईजिली आंसर, राइट, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन, ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर होते हैं जो कि रेस्पायरेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ओके, तो कौन से सेंटर हैं, विच इज विच कैन रिड्यूस द इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिम्युलेशन, ओके, जब उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है तो वो इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे बेसिकली पूछा है कि ब्रेन में जो रेस्पायरेटरी सेंटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, वही इन्वॉल्व होंगे इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को रिड्यूस करने में या इंक्रीज करने में, ओके। तो देखिए ऑप्शन है मेड्यूलरी इंस्पायरेटरी सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एप्नियोस्टिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव सेंटर। यस, करेक्ट आंसर देखिए बी है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ओके, सो द सेंटर दैट इट इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, ओके, आपने ब्रेन पढ़ा है, ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्वलन स्ट्रक्चर है, ये पॉन्स है, ये यहाँ पे एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है, और इसी में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि रेस्पायरेटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, ओके। Next question, what controls involuntary activities like coughing and sneezing? Okay, अब ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कफिंग और स्नीजिंग जो इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके, उसे कंट्रोल करता है, सो दैट इज मेड्यूला, सेरिब्रम, पॉन्स और सेरिबेलम। यस, इसका क्या आंसर होगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज मेड्यूला, ओके, सो इट डू रेगुलेट हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशंस, ओके। सो सॉलोइंग है, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, हिकअपिंग, ओके, तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ओके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following organs will not feel any pain on being pricked by a needle? Is it skin, brain, heart or eye? Yes, which of the following organs will not feel any pain on being pricked by a needle? Yes, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन, ठीक है। देखिए ब्रेन एक पेनलेस ऑर्गन है, एंड इफ यू prick it by needle or even remove a part of brain, ओके, जब एक पर्सन कॉन्शियस है, ओके, लाइक इट इज लाइक द पर्सन इज इन हिज सेंसेस, ओके, और अगर अब कोई ब्रेन का पार्ट रिमूव हो रहा है सो इट विल नॉट गोइंग टू कॉज एनी पेन, ओके,
रीजन देखिए, इसीलिए एक अवेक क्रेनियोटॉमी होती है, ओके। और उसमें क्या होता है कि ब्रेन को ऑपरेट किया जाता है व्हेन द पर्सन इज इन हिज सेंसेस, ओके। So that is awake craniotomy. Or like a brain, it is a painless organ, it will not going to feel any pain. Okay, next question, which of these is not an axial skeleton bone? Okay, axial skeleton bone इसमें से कौन सा है? Cranium, ethmoid, sacrum or humerus? Yes, what should be the answer? Not an axial skeletal bone. ओके तो इसका करेक्ट आंसर देखिए डी है, दैट इज ह्यूमरस। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, ओके। और ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है दैट इज द एक्सियल स्केलेटन, जिसमें स्कल होगा, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम होगा, बैक साइड वर्टिब्रल कॉलम है, ओके, देन साइड में रिब्स हैं, ओके। सो ये जो हैं दे विल गोइंग टू फॉर्म द एक्सियल स्केलेटन, ओके। और जो लिम्स के बोन हैं, ओके, हैंड्स के बोन है, लेग्स के बोन है, जो पेल्विक गर्डल है, जो पेक्टोरल गर्डल है, सॉरी दिस इज द पेक्टोरल गर्डल, दिस इज द पेल्विक गर्डल, ओके। तो इनके जो बोन्स होते हैं दैट विल गोइंग टू बी नोन एज द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब देखिए ह्यूमरस जो होता है ना, दिस बोन इज ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, जो कि आपको दिख रहा है ये एक एक्सियल स्केलेटन बोन नहीं है, ये एक अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन है, राइट। Okay, now next question. The largest gland in human body: pancreas, liver, salivary gland, adrenal gland. देखिए ये endocrine से question है। Okay, so it is asking about the glands, right? देखिए glands में exocrine gland भी है, endocrine gland भी है, ठीक है। तो ये जो question है ये exocrine gland का है, right? Largest gland कौन सी होती है? It is the liver, okay? Liver is the largest gland. Right, okay. Next question, which is the smallest gland in the human body? तो smallest gland कौन सी होती है? Yes, it is from the endocrine system. देखिए endocrine अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको different glands, उनसे निकलने वाले hormones के बारे में पढ़ना है और उनके functions पढ़ने हैं, ठीक है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी gland smallest है, कौन सी largest है, okay. So yes, the correct answer is pineal gland, okay, and it is the smallest gland, okay. इसकी जो इसकी जो length है ये कुछ 5 to 8 mm है, right? So it is very small, it is located here. Yes, can you see here? Okay, this is the region where it is present. Okay, next question. Blood pressure in human body is controlled by adrenal gland, thyroid gland, thymus gland और corpus luteum. Yes. Blood pressure कौन कंट्रोल करता है? कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? करेक्ट आंसर है adrenal gland, ठीक है। adrenal gland it do controls the blood pressure, okay. और adrenal gland हमें कोई भी adverse या negative condition से हमारी body को prepare करती है, okay. So it do prepares our body for any adverse situation. जैसे suppose we are being in case of public speaking, or if we are being chased by any dog, or in any of the stressful situation या कोई भी negative situation है, तो उसमें ये जो adrenal gland है ये हमारी body को prepare करती है to either fight with that situation if possible. अगर possible नहीं है so it is going to help us to flight means to run away from that situation, okay. So yes, so this is responsible for controlling the blood pressure as well, okay, because आपको पता है जब भी कुछ stressful situation, so there will be change in the blood pressure, okay. So yes, it do controls the blood pressure, okay. Now coming to the next question, which of the following is not correct for cerebellum? Okay, इसमें से कौन सा cerebellum के लिए correct नहीं है? It lies in the posterior region of the brain. It controls movements, speech, sight, smell, taste, hearing, intelligence. It is a part of hindbrain. It maintains equilibrium of the body. Yes. Which is not correct for cerebellum? Okay. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
बी इट कंट्रोल्स मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, इंटेलिजेंस। तो जो सेरेबेलम है, ओके, दिस इज द सेरेबेलम, दिस इज द लिटिल ब्रेन, द सेरेबेलम, ओके। एंड यस, ये किसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है बैलेंस को, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। दिस इज द हाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ये पोस्टीरियर रीजन में, ये पीछे की तरफ यहाँ पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट है, ओके। बट ये जो मूवमेंट है, स्पीच है, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, इंटेलिजेंस, सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम, ओके। ये सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम का फंक्शन होता है कि स्पीच है, साइट है, स्मेल है, ओके, सबको कंट्रोल करना। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम का देखिए जो फंक्शन होता है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल पोस्चर, बैलेंस एंड फाइन मोटर मूवमेंट, ओके। तो बेसिकली ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, द सेरेबेलम, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आपको पता है कि रिफ्लेक्स आर्क के मैकेनिज्म पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि सबसे पहले रिसेप्टर्स, मसल, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, और रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल, और रिसेप्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मसल, और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको बताना है कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनती है। यस, करेक्ट आंसर देखिए बी है, सबसे पहले रिसेप्टर्स, ओके। रिसेप्टर्स से ये आपको दिख रहा है, ये रिसेप्टर है, ठीक है। देन दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, ओके, ये स्पाइनल कॉर्ड है। देन दिस इज द मोटर न्यूरॉन एंड देन फाइनली द इफेक्टर और द मसल, ठीक है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क का ये जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स आर्क के मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स अबाउट द स्केलेटल मसल्स इज। स्केलेटल मसल्स के बारे में आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, रॉन्ग है। सो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इज सार्कोमियर, न्यूक्लियर पेरिफेरी प्लेस्ड, स्पिंडल शेप्ड, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, इसमें से स्केलेटल मसल्स के लिए रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट आंसर देखिए सी है, दैट इज स्पिंडल शेप। आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल है या जो कार्डियक मसल है ये होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, और स्मूथ मसल जो होते हैं वो होते हैं स्पिंडल शेप के। स्केलेटल मसल स्पिंडल शेप के नहीं होते, ठीक है, राइट। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? लाइक दे विल बी अटैच टू द स्केलेटन, जैसे कि लिम्स के जो मसल्स होते हैं, ओके, हैंड्स के, लेग्स के, ओके, फेशियल मसल्स, ओके, नेक मसल्स, ये सब हैं स्केलेटल मसल, ओके। कार्डियक मसल आपको पता है इट इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, और स्मूथ मसल की अगर हम बात करें तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स है, एलिमेंट्री कनाल है, ब्लड वेसल के जो मसल्स होते हैं, राइट, जहाँ पे लाइक द मसल्स दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल एट ऑल, वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सच मसल्स, जैसे एलिमेंट्री कनाल के मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड वेसल्स, ओके, ब्लड वेसल्स के भी जो मसल्स हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। सो स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, लिम्स से अटैच्ड होते हैं, और कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन हार्ट मसल, ओके, ओनली इन हार्ट। सो दिस इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है, और कहीं नहीं आपको ये मिलेगा, ओके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, रेडियस, टिबिया, फीमर और ह्यूमरस। फीमर, ठीक है, ये जो थाई बोन है ना ये फीमर है, और ये आपको दिख रहा है दिस इज सच अ लॉन्ग बोन, लाइक दिस इज द लार्जेस्ट बोन, ओके, इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो यस, दिस इज द पटेला, नी, ओके, ये नी का रीजन है, दिस इज फ्यूबुला, दिस इज टीबिया, ओके, देन यहाँ पे टार्सल्स होते हैं, फिर मेटाटार्सल्स होते हैं, फिर जो टो की जो जो टोस के बोन्स होते हैं उन्हें फेरेंजेस कहते हैं, ओके। Okay, now next question is fertilization in human female occurs in which of the following parts? Okay, तो human female में जो fertilization होता है वो किस part में होता है? आपको पता है humans में fertilization का process internal होता है, it occurs inside the female reproductive tract,
ओके। ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब, किस रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन? ओके, करेक्ट आंसर देखिए डी है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन होता है, द ओवम विल बी रिलीज्ड एंड यू नो यहाँ पे ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, इसे फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एग रिलीज हुआ, ओके, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, नाउ दिस एग इज बीइंग टेकन थ्रू दिस फिम्ब्री, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनके थ्रू एग्स को लिया गया एंड इट इज यू नो टेकन हियर, यहाँ पे आ गया। ओके, दिस रीजन जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओके, नाउ थ्रू द वजाइना, थ्रू द सर्विक्स, हियर द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स विल गोइंग टू एंटर and then they will going to meet with the egg or ovum here in the fallopian tube. तो इसीलिए fertilization का जो process होता है, the fusion of sperm and ovum to form zygote, तो ये जो process fusion का होता है ये होता है fallopian tube में, जिसे हम fertilization कहते हैं। okay? Cervix and vagina, they together form the birth canal. okay? Okay, now next question, which of the following is the largest cell in the human body? तो human body में largest cell कौन सी होगी? sperm, ovum, neurons और osteoclast? Yes, largest cell. Ovum is the largest cell in the human body. Okay, next question, the blood vessel containing deoxygenated blood is pulmonary vein, pulmonary artery, aorta और capillary? देखिए वैसे तो जितनी भी आर्टरीज हैं दे विल गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ओके टू दिस रूल। एक्सेप्शन ये है कि एक ब्लड लाइक देयर इज अ ब्लड वेसल, देयर इज अ आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और उस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मिनरी आर्टरी। ओके, तो दिस इज द ओनली आर्टरी जो कि यू नो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, the blood that is rich in carbon dioxide and poor in oxygen. okay, similarly जो pulmonary vein होती है, okay, तो आप जितने भी veins पढ़ते हैं आप देखते हैं all the veins they are carrying the deoxygenated blood, but pulmonary vein exception है। और pulmonary vein एक ऐसी vein है, okay, this is the only vein जो कि oxygenated blood को carry करती है, the blood rich in oxygen and poor in carbon dioxide. okay, now next question, reptiles have a 3-chambered heart except for lizard, snakes, crocodiles, more than one of the above. Yes, reptiles में 3-chambered heart होते हैं, but there is an exception to the rule and the exception is crocodiles. okay, so crocodiles they are going to have this 4-chambered heart. okay, similar to the mammals and birds, right? इसमें 2 atrium होते हैं, 2 ventricle होते हैं और इनमें डबल सर्कुलेशन भी होता है, सिमिलर टू दी मैमल्स एंड दी बर्ड्स। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट दैट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। ओके, सो सी ये क्वेश्चन इट इज सिंपल क्वेश्चन बट ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है, देखिए आपको उस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं आपको पता है वॉल्व्स जो होते हैं वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व्स के बारे में क्वेश्चन है, बट कहाँ के फ्लो को प्रिवेंट हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब अगर आप डबल सर्कुलेशन को रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, वहाँ पे यू नो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड फ्लो करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, और उसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये 2 फ्लैप का होता है इसीलिए इसका नाम बाय है, 2। ओके, तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है एंड यू नो इट मेक श्योर्स कि जो ब्लड का फ्लो हो वो यूनिडायरेक्शनल हो। जो भी वॉल्व्स होते हैं उनका यही फंक्शन होता है, टू इंश्योर अ यूनिडायरेक्शनल यू नो फ्लो ऑफ ब्लड
या to prevent the backflow of blood. It is the same thing, right? Okay. Now next question is, one can save the life of 12 people by donating the blood how many times a year? 3, 1, 2, 4. Yes, like if you need to save the life of 12 people, okay? So how many times we should be donating our blood a year? Correct answer 4 hai, ठीक है? So at least 4 times a year if you donate the blood, okay, so it will going to save the life of 12 people. Okay, but before donating the blood, you know, like they are being scrutinized or they are being checked for the various disorders or diseases, ठीक है? कोई genetic disorder नहीं होना चाहिए, you know, diabetes, blood pressure, this should not be there, okay, in order to donate the blood, right? Okay, so next question is, coronary artery disease, that is also abbreviated as CAD, okay, CAD. It is often referred to as heart failure, cardiac arrest, atherosclerosis और angina. Okay, जो coronary artery का disease होता है उसे और क्या कहते हैं? So it is known as atherosclerosis. ठीक है, देखिए atherosclerosis होता क्या है? Like if someone is too much into, you know, eating junk food, ठीक है? So nowadays क्या हो रहा है? We are not paying much attention to the food that we eat. Okay. So you know we should be eating a healthy diet. And moreover, अगर कोई भी junk ले रहा है, if you are, you know, eating too much oily food, right? तो that is a fat, right? That is a fat. And yes, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ओके, इन दी ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज, और आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो और स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ओके. सो यस, हार्ट मसल पे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं जा पाती अगर कोरोनरी आर्टरीज या ऐसी आर्टरी जो हार्ट की तरफ ब्लड को ले जा रही हैं, ठीक है, राइट. सो लाइक सी, जो कोरोनरी, देखिए आर्टरीज जो होती है दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है. तो जो ऐसी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जा रही हैं, तो अब एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हार्ट मसल तक नहीं हो पा रही है, ओके. सो दैट विल गोइंग टू लीड टू दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसको हम कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, राइट. ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम रिप्रोडक्शन. Why sexual reproduction is a better mode of reproduction? Mark the correct reasons. Okay, आपको बताना है कि जो sexual mode of reproduction है, why it is a better mode. All right, तो देखिए आपने जब animal kingdom पढ़ा है, आपने देखा है कि धीरे धीरे जैसे evolution हुआ, ठीक है, whether it is in plant kingdom और animal kingdom, आपने देखा है कि earlier it was asexual reproduction, ठीक है, बट जैसे जैसे यू नो प्लांट्स या एनिमल्स और इवॉल्व हुए, ओके, धीरे धीरे क्या हुआ कि यू नो द रिप्रोडक्शन चेंज फ्रॉम एसेक्सुअल टू सेक्सुअल, ठीक है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, इवोल्यूशन और अडेप्टेशन तीनों चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है. बिकॉज देखिए एसेक्सुअल में आपको पता है कोई फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें सिंगल पेरेंट है, ओके. तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी सिमिलर टू दैट ओनली पेरेंट, carrying all the better features, the you know the worst features, everything will be there, okay. तो कुछ weak features, कुछ strong features जो भी उस parent में है, the offspring will going to inherit all of them, right, in asexual. but sexual reproduction में यहाँ दो parents involved हैं, okay, and we do get you know characters, some from one parent, some from the other parent, okay. Like we get some of the characters from our father, some of the characters from our mother, okay. So jo as an individual we are very different, okay, like we are not you know copy of our parents, right, okay. because yes, here आपको पता है दो parent involved हैं, दोनों के characters आ रहे हैं, जिससे कि variation हो रहा है, variation की वजह से evolution होता है, and it helps in the adaptation also, ठीक है, because we are developing better features because of this you know variation, right. So yes, here the correct answer will be 1, 2 and 3, okay. So yes, here we have come to the last question. Who operates the first heart transplant procedure? William Harvey, Watson, Christian Barnard or Khurana?
यस तो देखिए आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, आप डबल सर्कुलेशन आपने पढ़ा है, ठीक है, हार्ट का फंक्शन, ब्लड के कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट, ओके, डबल सर्कुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट है उसका प्रोसीजर, लाइक हु हैज़ ऑपरेटेड और हु हैज़ डन द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पे? The correct answer is Christian Bernard. Okay, you should be knowing all these things. Okay, so yes, on December 3, 1967, he has done first successful human to human heart transplant, right? So yes, this is all about the class. We have come to the end. Okay, but before ending the class, let me tell you how to prepare human body. ओके देखिए ह्यूमन बॉडी पे आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएँ। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी सिस्टम है, आप कोई भी एक सिस्टम को लीजिए, ठीक है, तो कोई भी सिस्टम में आप ऑर्गन्स के बारे में पढ़िए, ठीक है, उन ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़िए, ओके, देन आप पढ़िए कि कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है हर एक सिस्टम में, उससे क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और जो डिसऑर्डर्स हैं हर एक सिस्टम का आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, यू शुड हैव द आइडिया ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स व्हेन यू आर स्टडीइंग ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर आप कोई भी एक सिस्टम को या आप सारे सिस्टम्स को इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ओके, अलॉन्ग विद द डायग्राम्स ऑफ कोर्स, ठीक है, तो डायग्राम्स में आप ऑर्गन्स और फंक्शंस को समझ सकते हैं, फिर आप मैकेनिज्म और डिसऑर्डर्स को पढ़िए, हर एक सिस्टम में आप ऐसे 4 कॉलम्स बना के पढ़िए, that will going to help you in better understanding, in better remembering, ठीक है, आपको देर तक याद भी रहेगा बिकॉज आप बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं, ओके, और फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे दैट यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, राइट। So yes, here we have come to the end, but before ending the class, let me tell you that we are having so many courses running, okay, you can choose like there are so many courses for CDS, NDA, okay, FCAT, right? So yes, please do join, okay, these courses that will going to help you in better understanding, right? And yes, like if you are like opting for these courses, don't forget to use this code that is warrior 10, okay, so that will going to give you the discount of 10%, okay, right? So yes, thank you so much everyone for joining in. Hope this class has helped you a lot, okay, in order to in order to understand different systems, different questions and their mechanism. Thank you so much for joining in. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।